अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ खबरें और अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 20 अक्टूबर की स्याह रात की। रात तो खैर वैसे ही स्याह होती है, लेकिन उसको इसलिए स्याह रात कह रहा हूं क्योंकि उस रात पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के आइन पर हमला किया गया। 26वीं आइनी तरमीम जो अब तक सैनेट और कौमी असम्बली से पास हो चुकी है, उसके हवाल आपके सामने रखूंगा कि सैनेट के अंदर क्या कुछ हो रहा था और कौमी असम्बली के अंदर सारी रात क्या कुछ होता रहा। और ये हुकूमत रात की तारीखी में क्यों डाका डालती है, ये हुकूमत दिन में क्यों नहीं काम करती। जब भी इन्होंने इस तरह के काम करने होते हैं तो ये रात के वक्त ही क्यों करते हैं। और रात के वक्त ही जो वो सैनेट के अंदर भी आपने देखा हलचल थी, कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया हुआ था, तो ये हुकूमत हमेशा से हर काम रात के अंदर ही क्यों करती है। जब भी इनको आइन पर और जमहूरियत पर डाका डालना होता है तो ये रात का वक्त जो है उसके लिए इंतखाब करते हैं और रात को ये सारा कुछ करते हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान का भी आपको सूरत बताऊंगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पहले तो हुकूमत के साथ कभी भी नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर एकदम ऐसा क्या होता है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ मान गए और उन्होंने आइनी तरमीम में हुकूमत के साथ वोट भी किया। और साथ ही साथ अब इसके बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि आइनी तरमीम तो पास हो चुकी है, अब इसके बाद क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ हो सकता है और इसमें पीटीआई क्या करेगी, वकला के हवाले से जो बातें की जा रही हैं क्या कुछ हो सकता है, तमाम तर तफसीलात वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सैनेट के अंदर जो है वो सबसे पहले इसको पेश किया जाता है और हुकूमत को 65 वोट मिलते हैं यहाँ पर। अब 65 वोट जो है, एक तो मौलाना फजलुर रहमान के लोग मिला दिए गए, फिर अख्तर मेंगल साहब के जो 2 सेनेटर्स थे उनका वोट हासिल किया गया। और किस तरह वोट हासिल किए ये आपको भी पता है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि आपने आइनी तरमीम के वोट के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने लोगों के घर तोड़े, आपने लोगों के घरों पर हमला किया, आपने उनकी फैमिलीज़ पर हमला किया, आपने लोगों को डराया धमकाया, आपने हर तरह से बदमाशी की। और खैर इस दफ़ा तो आपने ऑन कैमरा ये बातें भी की, आपने ये माना भी कि हाँ जी ये सारा कुछ हम कर रहे हैं और हम ये करते रहेंगे। फैसल वाडा की आपने गुफ्तगू भी सुनी कि उनकी बातों के अंदर कितना तकब्बुर था और वो किस तरह से सारा कुछ बता रहे थे। फिर आके जब उन्होंने विक्ट्री की सारी बातें की और उन्होंने कहा कि आप बाप के साथ लड़ाई कर रहे हैं और आप बाप के साथ लड़ाई करके क्या बाप बन सकते हैं। तो जो इस तरह की गुफ्तगू थी उससे ये नज़र आ रहा था कि अब आपने सारी हदें पार कर दी हैं। एक तो पहले होता था ना कि किसी न किसी हद तक पर्दा रखा जाता था किसी चीज़ का, तो वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब सैनेट के अंदर देखें तो अख्तर मेंगल साहब के जो 2 सेनेटर्स थे उनको किस तरह से सैनेट के अंदर लाया गया। एक तो मास्क वाले लोग थे, फिर सिक्योरिटी इतनी सख्त थी और लग रहा था कि जैसे उनको ना आप जब किसी को अदालत के अंदर पेश करना हो तो आपने उसके इर्द गिर्द जो पुलिस है और वो सारे लोग और सिक्योरिटी आपने जिस तरह से की होती है कि कोई इन तक पहुंच भी ना पाए, किसी की रिसाई भी ना हो और हम अपना काम भी इनसे निकलवा लें, तो इस तरह से उनको लाया गया। फिर सैनेट के अंदर वोटिंग करवाएगी। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने वहाँ पर 65 वोट लिए और वो वोट लिए पीटीआई के लोगों के बगैर, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जब उनके साथ आ गए और अख्तर मेंगल के 2 सेनेटर्स के वोट, तो उसके बाद उनको ना पीटीआई के जो सेनेटर्स थे उनकी ज़रूरत नहीं रही। हत्ता कि पीटीआई की तरफ से क्लेम किया गया था कि हमारे 2 सेनेटर जो है हुकूमत के हक़ में वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पीटीआई की इस पर कोई हिकमत अमली नहीं थी कि उन्होंने उनके नाम पहले ही दे दिए, जब आपको पता था कि वो वोट करने ही नहीं जा रहे तो आपको उनके नाम देने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन पीटीआई ने उनके नाम दिए। बहरहाल पीटीआई के किसी भी सेनेटर ने यहाँ पर वोट नहीं किया, उसके बगैर यानी तरमीम सैनेट से पास करवा ली जाती है। अब जब सैनेट से ये पास होगी तो उसके बाद इसको जाना था कौमी असम्बली के अंदर। कौमी असम्बली के अंदर भी अगर 8 मेंबरान आप कह लें मौलाना फजलुर रहमान के मिलाएं तो 220 बनते हैं। वहाँ पर भी इनको 4 मेंबरान की ज़रूरत थी। 4 मेंबरान इनको वो आज़ाद हसीयत में मिल गया, क्योंकि जिन्होंने बयान हल्फी नहीं दिया था पीटीआई के लिए तो अब तक आज़ाद हसीयत में थे। फिर काजी साहब ने 63 का फैसला दे के वैसे ही इस चीज़ को बड़ा आसान कर दिया था, तो इसलिए उनके लिए बहुत आसानी थी। और खैर ये रास्ता भी कहीं ना कहीं काजी साहब ने खोला था 63 के बाद। जो कुछ होता रहा लोगों के साथ, जो कुछ जुल्म और ज़्यादती हुआ, लोगों को अगवा करते रहे और सिर्फ वोट के लिए अगवा करते रहे और एक मुतालबा करते रहे कि आप वोट करें तो सब कुछ ठीक होगा और आप वोट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो ये सारा कुछ जो रास्ता हमवार था वो भी काजी साहब ने किया था। खैर बहरहाल वो 4 लोग भी इनके साथ थे। वहाँ पर भी जो सारा कुछ हुआ उसके बाद वहाँ से भी इसको पास करवा लिया जाता है। अब 26वीं आइनी तरमीम जो है वो दोनों कह लें कि आप ऐवान से पास हो चुकी हैं। अब इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, इसके बाद तो हम लोग बात करेंगे कि अब इसके बाद पीटीआई तो खैर से पहले ही अपना सारा कुछ एहतजाज वो कह लें कि कर रहे हैं, इसके खिलाफ वो लड़ भी रहे हैं जितनी वो जंग लड़ सकते हैं। अब जो है इसके बाद वकला भी कह रहे हैं कि हम भी अपनी तरीक चलाएंगे। अब क्या ये अदालत में भी मामला जा सकता है, इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगा मियाँ साहब के हवाले से। अब कल जब मियाँ साहब वोट करने के लिए गए तो मुझे वो टाइम याद आ गया और वो लम्हे याद आ गए कि जब मियाँ साहब वापस आए थे और ये हमें बताया गया था कि मियाँ साहब के पास पाकिस्तान की मुश्किलात का हल है और मियाँ साहब पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे और ये तासुर दिया गया कि मियाँ साहब ही पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। और फिर जिस तरह से, क्योंकि मियाँ साहब जब 8 फरवरी के बाद अब तक जीते भी नहीं थे, वो विक्ट्री स्पीच और उसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि मैंने अपनी जो है जमात को ये टास्क दे दिया कि हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं, जबकि तब वो अक्सरियत में भी नहीं थे। उसके बावजूद जब वो अक्सरियत में भी नहीं थे उसके बावजूद मियाँ साहब ने तकरीर भी की और ये सारा कुछ किया
اور اس کے بعد میاں صاحب کا کردار پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاست میں کیا رہ گیا تھا کہ میاں صاحب نے خود کو ایک کمرے کے اندر بند کر لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میاں صاحب جن کے پاس پاکستان کی مشکلات کا حل تھا، جو پاکستان کو مشکلات سے نکالنے آئے تھے، جو پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے تھے، اب ان کا پاکستان کی سیاست کے اندر رول کیا؟ صرف ایک ووٹ کا؟ کیا وہ ایک ووٹ کے لیے صرف گئے تھے؟ یہ میاں صاحب کیا اپنے حلقے کے لیے آج اسمبلی کے اندر بول رہے ہیں، یا کسی بھی معاملات کے اندر یا اسمبلی کے اندر کوئی تقریر کریں، پاکستان کے لیے کوئی ڈائریکشن دکھائیں، پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے اسمبلی کے اندر بات کی جائے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میاں صاحب صرف ایک ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گئے تھے، اور میاں صاحب کی آپ حیثیت دیکھ لیں کہ وہ صرف ایک ووٹ ہی ہے۔ جیسے نہیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ عام زبان میں آپ کہہ لیں کہ کوئی وکیل بنتا ہے نا، تو اکثر اوقات جو پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنا ووٹ کا استعمال کرتے ہیں الیکشن ڈے کے دن، اور ان کی اگر کوئی ویلیو اور قدر ہوتی ہے نا باہر کے اندر، تو وہ صرف ایک ووٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو میاں صاحب کا بھی کردار سیم وہی رہ گیا ہے کہ میاں صاحب صرف ووٹ کرنے کے لیے اسمبلی جاتے ہیں، اور میاں صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد اسمبلی کے اندر ہوتی، جن کا آپ کہہ لیں کہ یہ فارم 47 سے اور جعلی ووٹوں سے میاں صاحب کو اسمبلی میں پہنچایا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے جتوا کے، کیا وہ اپنے حلقے کی عوام کے لیے آج بات نہ کر رہی ہوتی، اپنے حلقے کی عوام کے مسائل کی بات نہ کر رہی ہوتی، یا پاکستان کے مسائل کی بات نہ کر رہی ہوتی؟ تو میاں صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ میاں صاحب تو وزیر اعظم بننے آئے تھے، اور میاں صاحب کے پاس ہی تو ساری مشکلات کا حل تھا، تو وہ جو مشکلات کا حل تھا میاں صاحب کے پاس، وہ آج کیوں نہیں نظر آتا؟ خیر، میاں صاحب نے بھی یہ ووٹ کیا اور قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی۔ بہرحال اب یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے۔ اب سب سے پہلے تو اگر ہم یہی بات کریں کہ کیا حکومت کے لیے کامیابی ہے، تو بالکل حکومت کے لیے یہ وقتی کامیابی ہے، کیونکہ حکومت جو بات کر رہی تھی کہ ہم آئینی ترمیم لے کے آئیں گے، ہم آئینی ترمیم پاس کروائیں گے، تو حکومت نے وہ کیا۔ اب دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ میں نے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت جو مسودہ لے کر آ رہی تھی اور جو چیزیں حکومت لے کر آ رہی تھی اس سے تو یہ بہت مختلف تھا، تو کہیں نہ کہیں یہ میاں صاحب کی بھی کامیابی ہے، حکومت کی بھی کامیابی ہے، پھر مولانا فضل الرحمان کی بھی یہ کامیابی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ حکومت کرنے جا رہی تھی اس کو کہیں نہ کہیں روکا، اس کو بند ڈالا۔ پھر پی ٹی آئی کو بھی مولانا فضل الرحمان نے خوش کیا۔ خیر، مولانا فضل الرحمان یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی خوش کیا، انہوں نے پاکستانی عوام کو بھی خوش کیا، آخر میں انہوں نے حکومت کو بھی خوش کر دیا۔ خیر، مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے یہ چیز تو کرتے ہیں کہ اسٹیٹس کو کا وہ بڑا خیال کرتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ویسے بھی وہ بڑا خوشی رہتے ہیں، اور اس سچویشن کو انہوں نے بڑے اچھے سے ٹیکل کیا۔ میڈیا کے اندر بھی انہوں نے اپنا آپ بنائے رکھا، عوام کے اندر بھی انہوں نے اپنا آپ بنائے رکھا، پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے خوش رکھا، اور آخر میں جا کے انہوں نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ بھی کر دیا۔ اب آئینی عدالت تو نہیں بنی ہے، خیر قاضی صاحب تو جا رہے ہیں، یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ قاضی صاحب کا جانا اب جو ہے مقصود ہو چکا ہے۔ اب آئینی عدالت تو نہیں بنے گی، یہ بنے گا آئینی بینچ، اور آئینی بینچ کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس میں کچھ چینجز کر دیے ہیں کہ اب کیا ہے کہ اب قومی اسمبلی سے بھی لوگ بھی شامل ہوں گے، سینٹ سے بھی لوگ شامل ہوں گے، اور ایک اقلیت کا بھی جو ممبر ہے وہ شامل ہوگا، اور وہ دے گا اسپیکر، اور اسپیکر ظاہری بات حکومت کا ہوگا، تو وہ بھی حکومت کا بندہ ہوگا، تو حکومت نے کہیں نہ کہیں کوشش کی ہے یہاں پر اکثریت حاصل کرنے کی، پاور حاصل کرنے کی کہ جج وہ اپنی مرضی سے لگا سکیں۔ اب جب دیکھیں کہ جج ان کی مرضی کے لگیں گے تو ظاہری بات ہے یہ فیصلے بھی ان کی مرضی کے لیں گے۔ آئینی ترمیم کا اگر میں آپ کو ایک سادہ زبان میں اور سادہ الفاظ میں اگر کر کے بتاؤں تو یہ ایسے ہوا ہے کہ اگر علاقے کے کوئی بھی کرائم پیشہ جو لوگ ہوں، جو علاقے کے اندر کرائم کر رہے ہوں اور ہر چیز پر انہوں نے اپنا ہولڈ رکھا ہو، تو اپنی مرضی کا ایک ایس ایچ او لگائیں۔ اب جب ان کی مرضی کا ایک ایس ایچ او لگے گا تو دیکھیں ان کرائم پیشہ لوگوں کے خلاف وہ کام کرے گا تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ سیم انہوں نے یہ کیا کہ سارے کرائم پیشہ لوگوں نے مل کر ایک ایس ایچ او اپنی مرضی کا لگا دیا جو اب ان کے خلاف تو کبھی بھی نہیں بولے گا، تو یہ صورتحال انہوں نے یہ کی ہے۔ اب اکثریت حاصل کریں گے، جب جج ان کی مرضی کے لگیں گے تو ظاہری بات ہے یہ ان سے فیصلے بھی اپنی مرضی کے لینے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اگر جج آتا ہے نا تو قاضی فائز عیسیٰ تک تو میرا خیال ہے نہیں جائے گا۔ جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے نا، میرا نہیں خیال کہ کوئی جج وہاں سے جا سکتا ہے یا ان کا ریکارڈ یہ توڑ سکتا ہے۔ بہرحال اب نئے چیف جسٹس بھی آئیں گے اور وہ ٹاپ 3 میں سے آئیں گے، ٹاپ 3 میں سے، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ جو ٹاپ 2 ججز ہیں ان کو ہٹا کے تیسرا جج ایک لایا جائے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان دونوں سے ان کو ایک خدشہ ہے اور تحفظات ہیں، تو حکومت اس لیے چاہتی ہے کہ کوئی اور جج لایا جائے جو ان کی مرضی کا کام کر سکے۔ اور حکومت کا یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش پتہ اس لیے تھی کہ کیونکہ اگر الیکشن کا آڈٹ ہو جاتا ہے نا اور یہ ساری چیزیں اگر عدالت کے اندر کھل جاتی ہیں تو پھر تو یہ حکومت ہی آپ کہہ لیں کہ وہ جو فارم 47 کی حکومت ہے ان کی ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ حکومت یہ چل نہ پاتی، تو اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ آئینی بینچ بنایا جائے، کیونکہ یہ سارے آئینی معاملات ہیں، تو آئینی معاملات جب تک اگر ان ججز کے انڈر رہیں گے تو کہیں نہ کہیں حکومت کے حق میں فیصلے آتے رہیں گے اور یہ حکومت چلتی رہے گی، تو اس لیے حکومت نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ وہ کچھ بھی اس طرح کا رستہ کوئی اس طرح کا معاملہ نکال سکیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ اب سسٹم کے پاس کوئی حل بچا ہی نہیں ہے، سسٹم اس قدر مطلب کہہ لیں کہ اب پھنس چکا ہے اور سسٹم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ وہ سسٹم تھا کہ جو اپنی مرضی سے ہر معاملات چلاتا تھا، یہ جس طرف اشارے کرتا تھا لوگ اس طرف جاتے تھے، اپنی مرضی کے
फैसले करवाए जाते थे, सारा कुछ किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा सिस्टम को टक्कर के लोग मिले और टक्कर के लोग ऐसे मिले कि सिस्टम के लिए इतनी मुश्किलात होगी कि सिस्टम को समझ ही नहीं आ कि हमने करना क्या है। फिर सिस्टम ने जैसे तैसे भी करके उन्होंने कहा कि कुछ भी मुमकिन करके अब देखेंगे ये जो सूरत हाल रही है 63A का फैसला और आईनी तरमीम के लिए जो कुछ लोगों के साथ होता रहा, ये पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी हुआ होगा। और इस कदर मतलब आपने जुल्म और बर्बरियत की लोगों पर और आपने लोगों को तंग किया सिर्फ एक वोट के लिए, तो वो वजह यही थी कि कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना सकें, को अपनी स्पेस बना सकें, कहीं ना कहीं सिस्टम सर्वाइव कर सके, क्योंकि उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो गई थी। अब नाज़रीन ये सारा कुछ तो हो चुका है। अब इसके बाद एक तो हामिद रज़ा साहब ने कहा है कि वो वकला की तारीख लेकर आएंगे, फिर PTI ने यह भी फैसला किया कि वो कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, कोर्ट के अंदर भी इसको आईनी तरीके से भी लड़ेंगे और फिर हो सकता है कि PTI भी अब इसके खिलाफ कोई एहतजाज का प्लान लेकर आए। अब ये सारी चीज़ें होनी है, क्योंकि अभी तक तो हमको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब इसके बाद की जो सूरत हाल, अब ये नहीं कि हुकूमत के लिए बहुत आसानियाँ हो गई है। आईनी तरमीम करने के बाद हुकूमत अब जो है वो स्मूथली चलेगी और हुकूमत के लिए आसानियाँ तो ऐसा भी नहीं है। अब हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी और ये रिएक्शंस आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आते जाएंगे। अब उसमें वकला तारीख भी आएगी, जैसे हामिद खान साहब ने कहा है, और हामिद खान साहब कल बड़े गुस्से में भी नज़र आ रहे थे। हामिद खान अब अगर वकला तारीख लेकर आते हैं और अगर एक कामयाब वकला तारीख आती है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। फिर साथ ही साथ PTI भी अपना एहतजाज लेकर आएगी, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि वो भी अब डी चौक की तरफ बढ़े। और अगर देखें ना, एक PTI ने यहाँ पर गलती ये भी की थी, क्योंकि सारा सिनेरियो पता है कहाँ से चेंज होता है 4 अक्टूबर से। PTI जिस तरह से वो लोग लेकर आ रही थी और PTI का जिस तरह का वो एहतजाज था, अगर वो सारी चीज़ें PTI करने में कामयाब रहती, अगर उस दिन लीडरशिप वहाँ से ना भागती, तो वो एक ऐसी मूवमेंट बन सकती थी कि आज ये आईनी तरमीम शायद ना होती। लेकिन शायद वो KPK की हुकूमत बचाने के लिए PTI ने अपने उस एहतजाज को जिस तरह से मौखर किया और जो सारी चीज़ें हुई, तो ये कहीं ना कहीं उसका भी रिएक्शन है। अब PTI अपना एहतजाज का लाएअमल नया लेकर आएगी। PTI ने कहा हम एहतजाज करेंगे। अब देखना यह है कि वो एहतजाज कितना मौसर होगा, क्योंकि PTI पहले भी मुल्क गिर जो इन्होंने एहतजाज किया था उसमें लोग ज़रूर निकले थे, लेकिन वो उतना मौसर नहीं था। लोगों में गिरफ्तारियाँ भी हुई, लोगों ने डंडे भी खाए और PTI के लोग खैर निकलते हैं। वजह यह है कि लीडरशिप नहीं निकल पाती। अब ये आईनी तरमीम का मामला हल हो गया, अब MNS जो है उनको भी निकलना आसान होगा, क्योंकि पहले MNS और जो PTI के सेंटर्स थे वो बाहर नहीं निकल रहे थे। इस वजह से PTI के जो एहतजाज है उनको कोई भी लीड नहीं कर रहा था। अब आईनी तरमीम का मसला हल हो चुका है। अब उसके बाद जो MNS है और सेंटर्स हैं वो भी बाहर निकलेंगे। अगर वो आवाम को लीड करेंगे और आवाम बड़ी तादाद में निकलती है तो अब हुकूमत के लिए फिर मुश्किलात हो जाएंगी। अब हुकूमत ने आईनी तरमीम पास कर ली, अब हुकूमत जैसे तैसे भी करके जल्दी से जो आईनी बेंच की तरफ जाएगी और आईनी बेंच के बाद वो कोशिश करेंगे कि अपनी मर्जी के जज वहाँ पर बिठाए जाएँ और चीज़ों को अपने तरीके से लेकर चला जाए। बहरहाल ये सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताया। अब एक तरफ आप देखेंगे रात को किस तरह से ईवान के अंदर जश्न हो रहे थे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर सन्नाटा छाया हुआ था और वहाँ पर आप देखें तो एक अंधेरा और तरीकी छाई हुई थी। तो वो सारी सूरत हाल जो है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ जो काजी फायदी साहब कर रहे हैं, यही कुछ ही होना था। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो स्टैंड लेती और पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसका ज़ाहिर बात है रिएक्शन तो आएगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है कि जो आईनी तरमीम पहले आ रही थी उसमें चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी और जो अब आईनी तरमीम आई है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा, तो कहीं ना कहीं ये जो सांप के वो दांत तोड़े गए हैं और किसी हद तक चीज़ों को जो है वो कह लें आप। लेकिन एक बात और है, कुछ कोर्ट रिपोर्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने जो कुछ बातें की और जो उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए ना, वो थोड़े से ख़तरनाक थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जिस तरह हमको सिंपल लग रही हैं और जो कहा जा रहा है ये इतना सिंपल है नहीं। अब जो अदलिया को वो पूरा ये अपने कंट्रोल में लाएंगे और अदलिया को कंट्रोल करेंगे। अब जो चीफ जस्टिस हैं वो सो मोटो भी नहीं ले सकते, सो मोटो का इख्तियार भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ले लिया है और कोशिश ये की जा रही है कि अदलिया को किसी भी तरह कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन आप देखें कि जहाँ पर अदलिया कंट्रोल हो, अदलिया उनकी मर्जी के फैसले दे रही हो, वहाँ पर कैसे अमन व अमान कायम हो सकता है जब पर लोगों को इंसाफ ना दिया जा रहा हो। जब आपके मुल्क के अंदर इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हों और आपकी जो अदलिया है वो सिर्फ हुकूमत के इशारों पर काम कर रही हो और हुकूमत के फ़ायदे के लिए काम कर रही हो, तो फिर मुल्क के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बेहतर हो, आने वाली चीज़ें बेहतर हों। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।